चाहूंगी आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी उनका स्वागत करते हुए तो हमारा खास कार्यक्रम महाकुंभ पर महामंथन। तो रेत पर कटती रात कहां, साधु संतों का वास जहां, आते हैं 12 बरस तब फिर संयोग से भरता कुंभ वहां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम महाकुंभ महात्म पर महामंथन पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज हम मौजूद हैं जहां 13 जनवरी से भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ का महा आगाज हो रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं महाकुंभ के महत्व के बारे में। प्रवीण, सबसे पहले एक बार आप लोगों में इतना उत्साह भर गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, तो जोरदार तालियां बजाएं ताकि उनका स्वागत हो जमकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनारस के बाद आप एक बार फिर कॉन्क्लेव में आए, बहुत ही ये खुशी का विषय है हम सभी के लिए। आपका आशीष, आपका स्नेह मिलता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज कॉन्क्लेव का एक शानदार आगाज यहाँ पर होने जा रहा है। जैसा नाम से ही बहुत स्पष्ट है, महाकुंभ, महात्म्य पर महामंथन। महाकुंभ के महात्म्य पर आपने काफी कुछ सुना है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम इस भव्य आयोजन को दुनिया के सामने रखें। हमने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महाकुंभ के विषय में बोलते रहे, इससे बहुत स्पष्ट है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए एकता का एक प्रतीक बनकर आया है, यूनिटी का एक प्रतीक बनकर आया है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग, ज्यादा श्रद्धालु दुनिया भर से यहां पर पहुंचेंगे। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन बन जाता है। इसको लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं वो भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचाता रहा है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था हो, टेंट्स की व्यवस्था हो, जैसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम लगातार आपके सामने रखते रहे हैं। और अब आज मौका है जब ये मंच सजेगा। यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो यहाँ पर मंच पर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और जाना जाएगा किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सोच इस कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर रही, दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर रही है। और साथ ही साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजन से भारत की छवि वैश्विक पटल पर किस तरीके से जा रही है और किस तरह से विदेशी सैलानी भी बड़ी तादाद में इस महाकुंभ में जुट रहे हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल रखी गई प्रयाग के परिवर्तन के साथ। आज जब आप प्रयाग को देखते हैं या बनारस को देखते हैं, हम बनारस कॉन्क्लेव में भी थे, वहां पर आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में थे और उन्होंने बनारस किस तरीके से बदला है इस पर, वाराणसी पर बहुत सारी बातें रखी थी। कुछ उसी अंदाज में और बल्कि और ज्यादा भव्यता में प्रयाग में देखता हूं, तो वो भी उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के विषय में स्वाति की बड़ी तैयारियां हैं, वो आगे की तैयारियों से आपको अवगत कराएंगी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। क्योंकि देखिए, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जब हम करते हैं तो दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। हमारे ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी भी मंच पर आए। सर प्लीज। तालियों की गड़गड़ाहट और दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने भव्य दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ जिसकी बहुत तैयारी प्रदेश सरकार ने की है, युद्ध स्तर पर लगातार अभी भी काम जारी है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो दुल्हन सी तैयार संगम नगरी में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की अद्भुत तस्वीर देखने को मिलेगी। दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने खास कार्यक्रम महाकुंभ महात्म्य पर महामंथन की शुरुआत करते हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट देखिए कम नहीं होनी चाहिए। दीप प्रज्वलन किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो दीप प्रज्वलन के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत
महाकुंभ के महात्म्य पर, तैयारियों पर महामंथन करेंगे। हम राजनीतिक धार्मिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वहीं हमारे सीएम जी और साथ ही साथ भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम के तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगी कि अब हम ब्रजेश पाठक जी का कुछ कीमती वक्त लें। सर, मैं चाहूंगी आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम मंथन करेंगे महाकुंभ महात्म्य पर। हमारा ये खास कॉन्क्लेव और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ वाराणसी के कॉन्क्लेव में भी थे। बहुत शानदार कॉन्क्लेव रहा। अभी भी आप भारत एक्सप्रेस के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उसको देख सकते हैं, उनके विचार को सुन सकते हैं। प्रयाग पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सीएमडी सर 2 शब्द जो हैं वो यहां पर स्वागत में 2 शब्द जरूर कहें। सीएमडी सर, एक बुके देकर स्वागत करें आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। संक्षेप माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री तो हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन इनका एक परिचय मैं हमेशा महसूस करता हूं कि जितना विनम्र और जितना बड़े मन के इंसान हैं, ये बात मेरे अनुभव से गुजरी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जानते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके थे, लेकिन तब भी इनकी यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी चौड़ी फॉलोइंग हुआ करती थी। आपने बहुत कम उम्र में राजनीति के बड़े पदों पर अपना काम किया। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और जो है मंत्री भी हैं, दोबारा भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति के अंदर जब इतने गुण और इतने पद और इतना सम्मान मिलता है तो समझिए उसका आंचल बहुत बड़ा होता है। इनके सम्मान में एक गुमनाम शायर का शेर है कि चिद्दी चिद्दी दिन बीता और धज्जी धज्जी रात गई, जिसका जितना आंचल था उसको उतनी सौगात गई। तो बेशक मैं तो मानता हूं कि अभी जैसे जो भारत देश में राजनीति में कदम रखने वाले लोगों की उम्र का जो आंकड़ा है वो अभी युवा कैटेगरी में आता है। तो अभी आप उस युवा कैटेगरी की सीमा को पार नहीं किए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे कहां तक परमात्मा ले जाता है। और भारत एक्सप्रेस परिवार की व्यक्तिगत रूप से मेरी हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं रहेंगी कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़ें और ऐसे ही नेतृत्व देते रहें। बहुत ही सीधा साधा सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं ब्रजेश जी। आपके लिए और क्या कहूं, शब्द कम पड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम जी सर। और मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अब थोड़ी सी बातचीत होगी, मैं और मेरी सहयोगी स्वाति आपसे बातचीत करेंगे। औपचारिक तौर पर जरा ताली बजाकर मंच पर भी स्वागत होना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा मैंने कहा, मुझे बनारस बार बार याद आ रहा है और अच्छी चर्चा थी। अब प्रयाग के बारे में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं और मेरी सहयोगी स्वाति। सबसे पहले मैं प्रयाग पहले भी आया हूं, इलेक्शन कवरेज के दौरान कई बार आने का अवसर मिला। एकदम कल रात जब पहुंचा तो आंखें चौंधिया गई। ये बदल गया। ये सिर्फ कुंभ के लिए या वैसे भी प्रयाग में काम चल? प्रयागराज अध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त नगरी है। पुरातन काल से ही सांस्कृतिक विरासत को, एक धरोहर को संजोए हुए नगरी है। भारत की सांस्कृतिक इतिहास को लिखते समय प्रयागराज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के बगैर पूरा ही नहीं हो पाएगा। और प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। सब जगह घूम आएंगे और प्रयागराज आ गए तो माना जाएगा सब जगह हो आए हैं। प्रयागराज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी सनातन संस्कृति में है। और कुंभ का स्थान तो वैसे भी श्रेष्ठ है। कुंभ
अपने देश में 4 जगह होता है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में संगम तट पर। जी। हम सभी कुंभ में गए हैं और हमने वहां पर मेले को देखा है, स्नान भी किया है। लेकिन जो पुण्य और मैं कह सकता हूं प्रताप और व्यवस्था जो संगम तट पर मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। संगम तट पर 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। मां गंगा जो मोक्षदायिनी है, यमुना जिनकी गोद में नाग नथैया किशन कन्हैया खेले, और मां सरस्वती जिनको कहा जाता है विलुप्त हो गई हैं। लेकिन मैं भारत की सनातन संस्कृति को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, मां सरस्वती कहीं नहीं गई हैं। पास में आप किले के अंदर जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना के कब्जे में अरसे से चला रहा है किला, उसको जन सामान्य के लिए खोल दिया है। कल्प वृक्ष के दर्शन आप कर सकते हैं और पास में ही सरस्वती कूप के दर्शन कर सकते हैं। तो कल जब हम संगम तट पर गए जी। तो ढेर सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। हमने नाव में बैठ करके उन लोगों को दर्शन कराया। गंगा का पानी आपको हल्का सा पीला दिखेगा, मां जमुना का पानी वहीं सटा हुआ है, मिल रहे पानी वो हल्के से काले रंग का है, क्योंकि विषधर नाग उसमें खेले हैं। किशन कन्हैया की तस्वीर मां जमुना में है और मां सरस्वती का जल श्वेत आपको दिखेगा। तो ये अद्भुत नजारा केवल महाकुंभ में प्रयागराज में संगम तट पर है, कहीं नहीं है। मैं दुनिया के सनातन धर्म वालों से एक चरण छू करके निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग प्रयागराज पधारें और महाकुंभ के अवसर पर पुण्य प्राप्त करें, एक डुबकी लगाएं और अपने पूर्वजों को और अपनी इह लीला को। मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां जो माना जाता है कि मनुष्य यदि बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, कोई गलतियां त्रुटियां जीवन में नहीं करेगा, तो आत्मा उसकी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और ये ऐसा पुण्य का अवसर है जो प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, और दुनिया के हर सनातन धर्म मानने वाले के मन में तीव्र इच्छा होती है वो भी जाएं और संगम तट पर स्नान करें। और महाकुंभ के पावन अवसर पर यह अवसर सभी को खोने देना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, और हम देख भी रहे थे जब हम अपने रास्ते का सफर कर रहे थे, लोगों में बेहद उत्साह था। और क्योंकि वंदे भारत ट्रेन से हम आ रहे थे, वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के लोगों के लिए बनी हुई थी। और लोग ना सिर्फ हिंदू धर्म के लोग थे, हम देख रहे थे बहुत सारे सिख धर्म के लोग थे जो यहाँ पर सेवा करने पहुंच रहे थे। तो सभी धर्मों का अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए सर क्या कुछ खास रहने वाला है? उन्हें किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, अभी तक टेक्नोलॉजिकली वो किस तरह से अपग्रेड हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 2017 से पहले भी कुंभ हुआ था। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रयागराज के ढेर सारे लोग बैठे हैं, मीडिया के माध्यम से देश भर के दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे। उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना आप करिए। हमने 4000 हेक्टेयर में पूरे मेला परिसर को आगे बढ़ाने का काम किया। 2019 में यही केवल 3200 हेक्टेयर में था। और झूसी साइड हो चाहे अरेल साइड हो, हमने पैंटून ब्रिजेस के माध्यम से इसके आवागमन को बेहतर बनाने का काम किया है। जो ट्रैफिक समस्या वो नहीं आने वाली है, वो हमें दिखी भी सिविल लाइन का एरिया। आप सोचिए 1.5 लाख से अधिक पंडाल लगे हैं, जिसमें साधु संत महात्मा श्रद्धालु पधारेंगे जो शासन ने उपलब्ध कराए हैं। 1.5 लाख से अधिक शौचालय हैं, जिसमें कहीं कोई गंदगी न हो, सैनिटेशन की कोई समस्या न आए। पहली बार हुआ कि इसके लिए सीवर लाइन डाल करके, और पेयजल हर कुटी में, हर पंडाल में, हर शिविर में शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के जरिए हमने पहुंचाई है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप अद्भुत नजारा, कभी आप रात में, आप अभी तो दिन है, रात में अगर आप ड्रोन लेकर के जाएं, अपने कैमरे को लेकर के जाएं भारत एक्सप्रेस के, आप ब्रिज पे खड़े होकर के विहंगम दृश्य देखिए। किलोमीटरों तक विहंगम दृश्य संगम नगरी का, प्रयागराज के तट पर महाकुंभ के अद्भुत नजारे को मैं कह सकता हूं कि देवी, देव, देवता, गंधर्व, जो पुरातन काल में हमारी परिकल्पना थी कि ईश्वर भी ऊपर से देख करके इस सनातन के महापर्व को, वास्तव में कह रहा हूं कि अद्भुत है। सभी देवी देवता हमारे पधारते हैं, अद्भुत नजारा होता है। मुझे लगता है हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर किया है।
100 बेड का एक केंद्रीय अस्पताल है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, आईसीयूज हैं, मैटरनिटी सुविधाएं भी हैं। आपको बताने में मुझे ये गर्व हो रहा है, वहां पर हमारी बहनों ने 3 बच्चों यहाँ को जन्म पर दिया है। महिलाएं जो मौजूद है वो जरा ताली बजाए। बहुत आमतौर पर इस तरह अच्छा की सर, ये समस्याएं जब आप बहुत कह रहे होती थे हैं। तो और 3 बच्चों का जन्म हुआ है। क्या बात है, ये एक, भी- एक बेटी हुई, उसका नाम गंगा रखा गया, एक बेटा है उसका नाम कुंभ रखा गया, एक और वहां बेटा हमारा बच्चा जन्मा है। आप सोचिए, मैटरनिटी सुविधाएं सारी हैं, ऑपरेशन थिएटर, माइनर ओटी, मेजर ओटी, इसके अलावा 50-60 प्रकार की जांचें जो ब्लड की हैं, नई मशीनें हमने लगाई हैं, एक्सरे, ईसीजी, सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसके अलावा हर सेक्टर में विशेष प्रकार के हॉस्पिटल बनाए गए हैं। केवल मेला परिसर में ही हमारे पास 600 से अधिक बेड है। अगर कोई इमरजेंसी आती है हम उनको एडमिट करेंगे, इंडोर पेशेंट है। हमने 125 एम्बुलेंसेज लगाई हैं, जिसमें 15 एलएस एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया, हार्ट अटैक जैसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। 7 हमने रिवर एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की है। यदि स्नान के दौरान कोई दुर्घटना घटे तो रिवर एम्बुलेंस में आईसीयू की व्यवस्था है। कोई घटना घटती तो वहीं उसका इलाज कर पाएंगे, सेकंड भी हमारे खराब न हो। अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल। एयर एम्बुलेंस, एक सवाल मैं पूरा कर दूं। एयर एम्बुलेंस भी हमारी एयरपोर्ट पर खड़ी है, आज से खड़ी है। कोई भी दुर्घटना घटती है तो हम अपने पेशेंट को देश के किसी भी अस्पताल में ले जा पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई बड़ी व्यवस्था दिक्कत आ जाए तो प्रयागराज 6000 बेड हमने आरक्षित किए हैं। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सबके हमने जो कैथ लैब से उनसे एमओयू किया है। कुछ इमरजेंसी घटी तो हम सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा कैथ लैब्स में एमओयू के माध्यम से गंभीर परिस्थितियों में रोगी का इलाज हम करा सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उच्च स्तरीय बनाने का काम किया। भारत एक्सप्रेस की टीम ने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, ये भी मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, क्योंकि हमारी यहाँ की टीम भी मौजूद है, लखनऊ की हो, प्रयाग की टीम हो, इन्होंने सब कवर किया है। फायर को लेकर क्या सुविधाएं हैं, अस्पतालों को लेकर क्या सुविधाएं हैं, ट्रेन्स को लेकर क्या सुविधाएं। एक सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा, उनको पता था कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ व्यवस्था करवा देना वहां पर। तो लोगों के जहन में ये क्यों होता है कि वो यहाँ आएंगे तो उनको कुंभ में एंट्री करने में दिक्कत होगी, कोई पासेस की दिक्कत, वो थोड़ा सा आप क्लियर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुद ही बता दें, ये बात तो बहुत अच्छा है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे आप जाएंगे, महाकुंभ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर रहने के और खाने के, परिवहन की सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। कहां से आपको बस मिलेगी, आप कहां से आ रहे हैं वहां से बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, आपको हवाई जहाज मिलेगा, सब कुछ आपको यूपी पर्यटन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पर उपलब्ध है। और वैसे भी चूंकि समाचार माध्यमों से, अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयागराज को तो दुनिया जानती है, तो हवाई यातायात से भी जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन लगभग सभी प्रमुख शहरों से हवाई जहाज उपलब्ध है। ट्रेनें नई चलाई जा रही हैं, विशेष महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग को हमने सुव्यवस्थित किया है। सभी जो मार्ग प्रवेश के हैं प्रयागराज के लिए हमने सुव्यवस्थित करने का काम किया है। बड़ी संख्या में बसें चलाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने रहने के लिए वहां पर अपना टेंट बुक कर सकते हैं। और तो और आपने देखा होगा अखबार के माध्यमों से, हमने अद्भुत स्थिति जो मतलब कह सकते हैं कि हमने एक 2 मंजिल 1 मंजिल ऊपर बनाया है, जिससे कुंभ का नजारा। एट ए टाइम कितने लोग रह सकते हैं? मतलब हम 40 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, क्या इससे ज्यादा का रख रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम यहाँ प्रयाग में कितने लोग? करोड़ों की संख्या में लोग रह सकते हैं, करोड़ों की संख्या में। जो साधु संतों के पंडाल हैं, जिनको हम शिविर कहते हैं, उसमें डॉर्मेट्रीज बड़ी बड़ी हैं, 1-1 हजार व्यक्ति एक बार में सो सकते हैं। और उसके अलावा भोजन के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो साधु महात्माओं के अखाड़ा परिषद के जो हमारे शिविर लगे, वहां पर भोजन उपलब्ध है। और इसके बाद जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। और देश भर के जितने धर्मावलंबी हैं, उन लोगों ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। और विशेष बात मैं बता दूं, प्रयागराज के सभी नागरिकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रयागराज के हर गली मोहल्ले में आप जाओगे, आपको निःशुल्क भंडारा मिलेगा, आप क्वालिटी भोजन वहां ग्रहण कर सकते हैं। और सर, सुरक्षा की दृष्टि से आप बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है, ऐसे में खतरा भी बड़ा इसको कहते हैं, क्योंकि कई सारे हम खबरें पढ़ रहे थे, थ्रेट्स भी मिल रहे थे। इसके लिहाज से आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हमने पूरा किया। एआई टेक्नोलॉजी का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था किया है। एक तो प्रयागराज के जनपद के बॉर्डर से पहले जो जिला है, जैसे प्रयागराज में आने से पहले प्रतापगढ़ पड़ेगा, प्रतापगढ़ में प्रवेश से पहले ही आपकी पहली चेकिंग होगी।
आफ्टर देन प्रयागराज की सीमा में घुसने के बाद चेकिंग होगी, फिर आफ्टर देन जब मेला परिसर में आप प्रवेश लेंगे वहां चेकिंग होगी। और हमने सीसीटीवी कैमरों से पूरे क्षेत्र को लैस कर रखा है, एआई से लैस कर रखा है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, अपराधी हैं, उनके फोटो हमने सर्वर पर लोड किया हुआ है। जैसे ही आप कहीं दिखेंगे कैमरे में, हमें संदेश आ जाएगा कि कोई गड़बड़ी करने वाला, उसको हम धर पकड़ेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारे एटीएस के कमांडो, हमारी यूपी पुलिस, पीएससी, सारी फोर्सेस सतर्कता के साथ एक एक बिंदु पर काम कर रही है। एक ये जो क्राउड मैनेजमेंट होता है इस तरह के और जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा तो क्राउड मैनेजमेंट जिस पर दुनिया भर में स्टडीज हो रही हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो पूरी दुनिया के मीडिया की निगाहें इस पर भी रहती है कि यहाँ पर जब रेला निकलेगा तो कोई भगदड़ ना हो, ये ना हो, इसके लिए कुछ सोचा है? सारी व्यवस्थाएं आप देखें, मैंने बताया यातायात, ट्रैफिक मैनेजमेंट। एक तो हमने सड़कें चौड़ी बनाई हैं, पैंटून ब्रिजेज के माध्यम से संगम के इधर उधर जाने के लिए दोनों तरफ दर्जनों की संख्या में हमने पैंटून ब्रिजेज बनाए, जिससे यातायात एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा, ऐसी कोई घटना न घटे। हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी रहती है कि ये जो अवसर है, ये जो समय है जिस समय पर हम आप बात करें, ये भी एक छोटा सा संगम है जो यहाँ पर हुआ है, ये कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय पर यहाँ नक्षत्र की गणनाएं ये कहती हैं कि पानी जो है वो अमृत हो गया है और यहाँ पर लोगों की बुद्धि, विवेक जो है ये सब परिष्कृत होने वाला। आप कितना बिलीव करते हैं और आपके अनुभव क्या है वो भी थोड़ा साझा करें। मुझे सनातन संस्कृत पे पूरा भरोसा है, पूरा मैं उस पर विश्वास करता हूं। अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में होता है, और इस बार का जो महाकुंभ है 144 साल बाद पड़ रहा है और ये अमृत काल है। और आप देखेंगे कि हर सनातन धर्म मानने वाला, मैं कह सकता हूं कि जीव जंतु, नर नारी, गंधर्व कन्या, सारे लोग देवी देवता आना चाहते हैं और महाकुंभ परिसर में अद्भुत ऊर्जा है। आप वहां जाकर के देखेंगे तो आपको ऊर्जा महसूस होगी। सर, ये भी कह सकते हैं कि इस बार का महाकुंभ सभी धर्मों का संगम भी देखने को मिलेगा वहां पे, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, उनमें भी बेहद उत्साह है महाकुंभ को लेकर। सनातन संस्कृति सबको हृदयता के साथ स्वीकार करती है और हम लोग विदेश नहीं, वसुधैव कुटुंबकम सदियों सृष्टि कब दिया गया होगा मुझे ज्ञात नहीं है, आपको ज्ञात हो तो बता सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति को दर्शाता है। हम पशु पक्षी को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बहनें वृक्ष में, बरगद पीपल में वर्ष में एक दिन जाकर के धागा लपेट करके उससे वादा करती हैं कि हमारे पतिदेव की, हमारे पुत्र की लंबी आयु हो, और उनसे प्रार्थना करती हैं। हम उनको भी भगवान मानते हैं। ब्रिजेश जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये रहती है, मैंने कई इलाहाबाद के, प्रयाग के पुराने लोग जो यहाँ के स्टूडेंट्स रहे, अब हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं कई, वो स्थापत्य को लेकर, आपको याद होगा बनारस में हम बात कर रहे थे कि शहर का विकास हो लेकिन शहर का स्थापत्य और उसकी पहचान बरकरार रहे। क्या प्रयाग में ये मुमकिन हो पाया और कैसे? प्रयागराज में देखिए, जो संस्कृति है उसको हमने संजोने का काम किया। सिंहेश्वर धाम में निषाद राज की प्रतिमा भगवान राम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित की। हमारे ऋषि भरद्वाज का आश्रम, यह हमें याद दिलाता है भगवान राम जब वन को गए तो संगम तट पर आए। संगम तट पे भोले बाबा की स्थापना की मनकामेश्वर के नाम से, और उनसे मनकामेश्वर मंदिर में जब भोले बाबा की स्थापना करके प्रभु आगे बढ़े तो वहीं से उन्हें ऊर्जा मिली। भगवान भोलेनाथ से मनकामेश्वर मंदिर आप देखेंगे संगम तट पर है। तो ये एक अध्यात्म नगरी है और मेरा मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। रोडें चौड़ी की हैं, ब्रिजेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, ट्रेनों की गति बढ़ी है, हवाई यातायात सुगम हुआ है, रोड यातायात सुगम हुआ है। तो हमने प्रयागराज की आध्यात्मिक विरासत जो हमारी सनातन संस्कृति है उसे संजोते हुए प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने का काम किया है। एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी ब्रजेश जी, क्योंकि एक वायरस ने एंट्री ली है भारत में, HMPV वायरस। चीन में ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर दहशत का माहौल है। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में जो आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, इस तरह का संशय भी होगा। आप प्रदेश सरकार के जरिए क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से प्रदेश और देश के लोगों से कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने भी इसकी समीक्षा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से इस पर अध्ययन कराया है। विशेषज्ञों से भी बात हुई है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, साधारण जुकाम जैसा ये बीमारी है
वायरस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, सब कुछ सकुशल ठीक से चल रहा है। एक और क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है अब हम देखते हैं कि उसमें आपने, आपकी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बहुत कार्य किया है। हम देखते हैं आज भी देश की बड़ी आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनकी कुंभ में बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो डिजिटल वर्ल्ड से उतने जुड़े भी नहीं है। तो एंट्री वगैरह के लिए मैं चाहता हूँ क्लेरिफिकेशन एक थोड़ा सा आपकी तरफ से आएगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ आने के बाद ये नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी या यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। मैं सभी लोगों से कहता हूं, जो लोग महाकुंभ में आना चाहते हैं सभी का स्वागत है, और आप आए सुव्यवस्थित ढंग से, और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे जो पूछताछ केंद्र है उसको संपर्क करें। हमने सोशल मीडिया पर भी, इसकी वेबसाइट पर भी जानकारी देने का काम किया है, और टेलीफोन से भी किया है, और समाचार पत्र माध्यमों से भी, मीडिया के माध्यमों से भी हमने आग्रह लोगों से किया है। ब्रजेश जी, जब मैं छोटी थी और अभी जब हम बातचीत करते हैं कभी और हम एक दूसरे के चेहरे से जब रिजेंबल कुछ लोगों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि कहीं कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़े थे, तो ऐसा लोग अपनों से बिछड़े ना, इसके लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट? ये आपने अच्छा सवाल किया। हमने इसके लिए जो खोया पाया केंद्र बनता है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के साथ साथ प्रशिक्षित लोग रखे हैं। मान लीजिए तमिल बोलने वाला कोई व्यक्ति आ गया, कन्नड़ बोलने वाला कोई व्यक्ति आ गया, तो बंगाली बोलने वाला कोई व्यक्ति आ गया, कैसे कम्युनिकेट हम लोग करेंगे? ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखा है। और मैंने अपने अस्पताल में एक ऐप डेवलप किया। हमारे पास लैपटॉप रहेगा, आईपैड रहेगा। यदि कोई कन्नड़ बोलने वाला मरीज हमें मिलता है और वो कह रहा मेरे पेट में दर्द है, हम तो समझ नहीं पाएंगे, चिकित्सक जानेंगे नहीं, तो हम उसके आवाज में जैसे ही अपना आईपैड लगाएंगे, आईपैड तुरंत हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और उसकी बीमारी को हम पकड़ लेंगे। इसी प्रकार खोया पाया केंद्र भी हमने बनाया। आप इसे अपने कैमरे के माध्यम से वहां जाकर फिजिकली देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कुंभ के मेले में अब कोई भाई पिछड़ेगा नहीं, मतलब ब्रजेश जी ये बता रहे हैं। और ये जान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। अब वो भाषा का जो संप्रेषण का दीवार थी वो टूट गई है। सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक युग ने और हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये दीवार को तोड़ दिया है। आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप डाउनलोड करिए, आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब में आप तुरंत 1 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे अपने मोबाइल में तो पता चला हिंदी बोल रहे हैं तो बंगाली का प्रिंट आउट निकल रहा है। ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक अभी भी वो टेक्नोलॉजी शायद नहीं पहुंच पाई है। और जब हम कुंभ मेले का जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं ग्रामीणों की तादाद थोड़ी ज्यादा नजर आती है। मैं आपको मतलब साग्रह कहना चाहता हूं, सादर अनुरोध करता हूं, भारत इस मामले में बहुत आगे है। भारत में मोबाइल धारकों की संख्या कई देशों की तुलना में बहुत आगे है, और हमने जो डाटा हम यूज करते हैं वो कई देशों से हम बहुत आगे हैं। अब कोई गांव नहीं रह गया भारत में, उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं और हर व्यक्ति जागरूक। आप यहां बैठ करके बोलिए, आप प्रयागराज में बैठ करके बोलिए तो ललितपुर के छोटे से गांव में बैठा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि उपेंद्र राय जी ने क्या कहा है, तत्काल उसको संप्रेषित हो जाएगा। अच्छा, आप अंतिम दौर के कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेशों में जहां भी गए वहां उन्होंने महाकुंभ का जिक्र अवश्य किया। ये महाकुंभ इतना खास विदेशी धरती, या हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विदेशी सैलानी भी बड़ी तादाद में आए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कह सकता हूं सनातन धर्म की ध्वजा के वाहक है पूरी दुनिया के पैमाने पर, और सनातन संस्कृति हमें सिखलाती है कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा सिद्धांत है उसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में ये कुंभ अलौकिक, दिव्य, व्यवस्थित और सुंदर संपन्न हो, वो लगातार इस बारे में हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें 40 करोड़ लोग एक तट पर इकट्ठा हों और स्नान करें और सकुशल वापस चले जाएं। ये अद्भुत नजारा सिर्फ भारत में, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में संगम तट पर संपन्न होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इंतजार है उस पल का, क्योंकि हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे सर, आपके मन में अगर कोई सवाल हो ब्रजेश पाठक जी से तो आप सवाल करें। मेरा अनुभव तो ये रहा है कि जब भी हम कुछ पूछते हैं तो कुछ ऐसा रह जाता है जो आपके पास अंदर के पत्रकार जो है वो हमेशा जागृत रहते हैं, और हम जब सवाल कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या ये उनका सवाल हो सकता है? तो सर आप अपना सवाल करें। आप लोगों ने सारे सवाल पूछे, और मुझे एक खबर छोटी सी पढ़ने को मिली ब्रजेश जी कि
कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कुंभ के नाम पर लोगों को ठगने का काम चालू किया। हालांकि पुलिस ने उस पर बहुत तेजी से नियंत्रण किया, लेकिन हजारों लोगों ने कुंभ के नाम पर कुछ न कुछ करके पैसे अपने खातों में मंगा लिए। ऐसे में क्राइम भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री आप हैं, ये बात भी आपके अनुभव से जरूर गुजरी होगी। समीक्षा बैठक में आप स्वयं रहे मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा। क्राइम को लेकर के नियंत्रित करने के लिए कि यहाँ लोगों को परेशान न होना पड़े, कोई ठग उनको ठग न ले जाए, कोई उनको बहका के कोई इस तरह से काम न करा दे, उनसे कोई पैसे न लूट ले, उनकी जान माल को खतरा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पूर्व मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था जी कि जो साइबर ठग हैं, जो डिजिटल ठग हैं, उनसे आप सतर्क रहें। यदि कोई जानकारी आपसे कोई ओटीपी के बारे में या आपके बैंक अकाउंट के बारे में या अन्य कोई गोपनीय जानकारी मांगता, बिल्कुल न दे। और आप अपने मोबाइल में किसी को डायल करें, अभी डायल करें तो आपको सतर्कता की आवाज सुनाई देगी, डायल करिए। तो ये एक मुहिम चल रही है कि सभी लोग सतर्क रहें ऐसे डिजिटल फ्रॉडों से, ठगों से। और हमारी सरकार ने साइबर थानों का निर्माण किया है और हमारी पुलिस सतर्क है। हमने कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई है और कुंभ नगरी में ही कई थाने हमने इसके लिए क्रिएट किए हैं कि कहीं कोई फ्रॉड हो तत्काल हम कार्रवाई करें। एक आखिरी सवाल कि चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बड़ी है, सभी विभागों की आप समीक्षा करते हैं, देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अपने अपने मन दिल के काफी करीब रखा है। आप के कार्यकाल में हेल्थ विभाग को लेकर के क्या कुछ नया हो रहा है? कितने नए हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है और भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कितने एम्स अभी तक आ पाए हैं और कहां तक वो पहुंचे हैं, इस बारे में थोड़ा जरूर बताएं। 2017 से पहले जी उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की बड़ी श्रृंखला प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के निर्देश दिए। हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। और इस वर्ष प्रसन्नता का विषय है 17 नए मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खुले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है आने वाले वर्षों में सनय सनय हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग कॉलेज बनाने जा रहे हैं। आज के बिल्कुल यही ताकत है सरकार की। सरकार नामक संस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से 25 करोड़ लोगों की आबादी वाली जो है प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और 25 करोड़ लोगों का जब भरोसा एक व्यवस्था पे होता है उसी को सरकार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो अंतिम प्रश्न आदरणीय उपेंद्र भारत एक्सप्रेस को इसको ना प्रमुखता से आज दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसको प्रमुखता से ये कहानी है अपने आप में। ये तो औपचारिक आदेश भी हो गया है, यहाँ से तो दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपका एक बार आपने बहुत कीमती समय निकाल के हमारे लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि आपने अलग अलग राज्यों का भी दौरा किया, लोगों को आमंत्रित किया, किस तरह से व्यवस्थाओं में आप लोग युद्ध स्तर पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज बहुत सारे चैनलों का कॉन्क्लेव भी है, वहां भी आपको जाना है। 8 चैनलों का जोरदार तालियां ब्रजेश जी के लिए, जोरदार तालियां। और मैं आदरणीय उपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी को